आदाब। बात उस दौर की है जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था, यानी इल्मी और अदबी उरूज का एक मरकज़ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लोग कहते थे कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। उसका हर शोबा, हर डिपार्टमेंट एक उरूज पर था। अंग्रेज़ी लीजिए तो उसमें हरिवंश राय बच्चन और फिराक गोरखपुरी जैसे पढ़ाने वाले थे। साइंस की फैकल्टी हो, लॉ फैकल्टी हो, हिंदी हो, और हिंदी सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि हिंदी का जो छायावाद, जो एक शोबा है हिंदी शायरी का, हिंदी कविता का, छायावाद यानी रोमांटिसिज्म, उसके तीन स्तंभ, जो तीन सुतून थे, वो बैक वक्त इलाहाबाद में रहा करते थे। यानी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये बैक वक्त एक ही वक्त में इलाहाबाद में रहते थे। इनके किस्से हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले जिक्र करते हैं फिराक गोरखपुरी का। फिराक साहब पढ़ाते तो अंग्रेजी थे, लेकिन शायर उर्दू के थे, और शायर भी इस दर्जे के, बहुत आला दर्जे के शायर थे, लेकिन उतना ही मैचिंग उनका जो अपने ऊपर एक भरम था, एक गुरूर था, वो भी आया था सब पर। और उसके लिए उन्होंने एक शेर भी कहा था कि आने वाली नस्लों पर तुम फख्र करोगे हम असरों, आने वाली नस्लों पर तुम फख्र करोगे हम असरों कि तुमने फिराक को देखा है। यानी अगर गालिब ने कहा था कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां हो, तो फिराक उनसे एक कदम आगे बढ़ गए थे कि अय मेरे कंटेम्प्रेरीज, तुम फख्र करोगे आने वाली नस्लों पर कि तुमने हमें देखा था। फिराक साहब के तो बहुत से किस्से हैं। वो जब मुशायरों में आते थे, हमने तो उनको बहुत देखा है, जो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, कुर्सी पर बैठ जाते थे स्टेज पर आकर, और बहुत कम पढ़ते थे और सिगरेट पीते रहते थे। और एक मज़े की बात ही थी फिराक साहब के साथ कि वो हूटिंग को रिस्पॉन्ड करते थे। उमूमन शायर जो हैं वो हूटिंग को ज़रा अवॉइड कर देते हैं। अगर किसी ने कोई ऐसी हूटिंग कर दी कि जो फिराक साहब को लग गई, तो उसका जवाब भी देते थे और फिर किस्से भी सुनाते थे। जब हमने एक अरसे के बाद, फिराक और जॉन एलिया में तो बहुत फासला है और कोई उनका कंपैरिजन भी नहीं, दोनों अपनी अपनी सिन्फ के अलग अलग शायर हैं, बड़े उरूज के शायर हैं। लेकिन जॉन साहब जिस तरह से परफॉर्मेंस होती थी जॉन एलिया की, फिराक की भी कुछ इसी तरह होती थी। शेर और नज़म के साथ साथ वो बहुत किस्से भी सुनाया करते थे। कहीं पर कोई किस्सा शुरू हो गया, रविंद्रालय लखनऊ में एक मुशायरा था, हम स्टूडेंट डेज में थे, बैठे थे, फिराक साहब को पता नहीं क्या बात लग गई, उन्होंने कहा बस सिर्फ एक बात कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। और क्या कहा उन्होंने? खामोशी से उन्होंने सब तरफ देखा और कहा कि ऐ इश्क वो काम कर, अपने अंदाज में, ऐ इश्क वो काम कर जो सब समझें पर कोई न माने। बस इतना उन्हीं ने पढ़ा था उसमें। फिराक साहब की खूबी और भी थी कि वो चेन स्मोकर तो थे, वो कहीं भी जाएं वो सिगरेट नहीं छोड़ सकते थे। और सिगरेट पीने में उनका अंदाज ये था, जब वो सिगरेट का कश खींचते थे तो उनकी आंखें जरा सा बाहर निकल आती थी। जिन लोगों ने साहिर लुधियानवी को देखा है, उनका कहना, हमने नहीं देखा, हमारी कोई फर्स्ट हैंड ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि जब साहिर सिगरेट का कश लेते थे तो आंखें जरा सी डूब जाती थी, लगता था कुछ सोच रहे हैं। फिराक साहब की आंखें बाहर निकल आती थी। दूरदर्शन की तारीख में, उनके आर्काइव्स में वो रिकॉर्डिंग भी है फिराक साहब की, जिसमें फिराक साहब अपना इंटरव्यू दे रहे हो, लोगों से घिरे बैठे हैं और मुसलसल सिगरेट पी रहे हैं, जबकि किसी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सिगरेट पीना जो है वो अलाउड नहीं होता। फिराक साहब को एक बात का बहुत भरम था इस बात का कि अंग्रेजी सिर्फ उनको आती है। वो कहते थे अंग्रेजी या हम जानते हैं या आधी अंग्रेजी जवाहरलाल यानी जवाहरलाल नेहरू जानते हैं। जवाहरलाल जी को ज़्यादा वो कुछ पसंद नहीं करते थे, अक्सर उन पर टीका टिप्पणी भी करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि जवाहरलाल जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसी फंक्शन में आए और वो कुछ हिस्टोरिकल कुछ डेट्स या कुछ इवेंट बयान कर रहे थे, तो कुछ डेट्स या कुछ पीरियड जो सही नहीं बयान हो रहा था। तो उस वक्त हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने बहुत रसानियत से कहा कि पंडित जी ये तारीख या ये दौर यूं है। तो बस फिराक खड़े हो गए। देखिए, यूं जवाहरलाल को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस बात पे खड़े हो गए, कहने लगे प्रोफेसर साहब आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं और जवाहरलाल हिस्ट्री बनाते हैं।
फिराक साहब को उर्दू से इस कदर मोहब्बत थी कि वो अक्सर ताज्जुब की हदों से भी जवाज़ करती थी और हिंदी को वो बहुत बुरा भला कहते थे और बिलेलान कहते थे। एक मरतबा उन्होंने हिंदी के मुताल्लिक कुछ बात कह दी जिसको हम यहाँ दोहराना नहीं चाहेंगे, वो सबको बुरी लगी। निराला जी उनके दोस्त थे, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वो एक तरह के लंपट किस्म के इंसान, वो बिल्कुल फिलोसोफर थे और बिल्कुल ग्रीक गॉड जैसे लगते थे। बस उन्हीं ने कहीं अखबार में पढ़ा और वो सुबह इनके घर पे एक सोटा लेके आ गया और कह रहे ओ फिरकवा, अपनी जबान में ओ फिरकवा। इन्होंने सुन लिया और फिराक साहब किस हालत में थे आपको मालूम है? सर्दियों के दिनों में फिराक साहब हरी रजाई या लिहाफ ओढ़ के अपने लॉन में सोते थे। हरे लॉन में एक आदमी हरी रजाई ओढ़े सो रहा है, ये फिराक गोरखपुरी है। आप जो इन्होंने निराला जी की आवाज सुनी, ओ फिरकवा कहाँ है तू, आप जो ये उठे तो ये रजाई ओढ़े हुए उस बड़े से बंगले में जो यूनिवर्सिटी से इनको मिला था उसमें दौड़ रहे हो, निराला जी इनके पीछे पीछे इनको दौड़ा रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में अर्ज किया था कि हिंदी छायावाद रोमांटिसिज्म के 3 सुतून, 3 स्तंभ जो थे वो बैयाफक्त इलाहाबाद में रहते थे। दूसरे थे, एक तो निराला जी खुद थे, दूसरे थे पंडित सुमित्रानंद पंत जो बेली रोड के करीब इलाहाबाद में रहते थे। वो जो थे वो इंतहाई, निराला जी बहुत शोला मिजाज थे और पंत जी इंतहाई नर्म तबीयत के इंसान थे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात करते थे और बहुत मोहब्बत से लोगों से मिलते थे। और कोई उनको बुलाने आता था तो स्कूल कॉलेज के फंक्शन में भी जाते थे, वो मना नहीं कर पाते थे। हमारे दोस्त बैंसवाड़ा रायबरेली वाले पंडित संतोष कुमार वाजपेयी जो गैस अथॉरिटी में डायरेक्टर भी थे, मुमकिन है वो इस प्रोग्राम को देख रहे हो, उन्होंने एक मरतबा हमसे बयान किया था कि वो थे तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, मगर इलाहाबाद का माहौल ऐसा था कि ये सब लोग शायरों के यहाँ, अदीबों के यहाँ बैठते थे, तो ये अपने कॉलेज में बुलाने गए थे उनको। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा आनाकानी की, फिर बाद में जब इन्होंने बहुत इसरार किया तो वो राजी हो गए फंक्शन में आने की। वाजपेयी साहब ने एक और वाक़या सुनाया निराला जी का, वो ये कि एक मरतबा कोई एक दुकान थी पुनीत स्टोर्स नाम की सिविल लाइंस में, वहाँ से पंत जी अंडे खरीद रहे थे। इन्होंने जो जाके जोर से नमस्ते किया तो उनके हाथ से अंडे छूट गए। फिर दुकानदार ने उनको बाकायदा अंडे की ट्रे और दी। वो ऐसे भी अपने ख्यालों में इतने अजीम शायर थे, कहीं खो गए होंगे। इन्होंने जो किया तो एकदम से चौंक गए, उनके हाथ से अंडे की ट्रे जो थी वो छूट गई। निराला जी और पंत जी में बनती नहीं थी। ये शायरों में अक्सर होता है जो कॉन्टेम्प्ररी होते हैं, ज़ौक़ और गालिब के किस्से आपने कितने सुने होंगे, उसी तरह से इन लोगों में नहीं बनती थी। तो निराला जी ने एक मरतबा पूरा एक किताबचा छापा जिसमें पंत जी की कविताओं को छापा और उसमें लिखा कि ये लाइन उन्होंने वहां से ली और ये लाइन उनसे ली है, और बाकी अपनी लाइन उसमें लगा दी एक पंक्ति, और उसका उन्होंने नाम रखा था चौर क्रिया में प्रवीण महाकवि निराला। किसी ने बुरा नहीं माना, ये अपने हाथ से वो बांटते फिरते थे। सुमित्रानंद पंत साहब का जब इंतकाल हुआ, हम शायद 6ठे या 7वें में थे, गर्मियों की छुट्टियों में इलाहाबाद गए थे, तो बेली रोड से करीब कटरे के लिए जाते थे, तो हम साइकिल पे कोई सौदा लेने जा रहे थे। बच्चों को शौक होता है बार बार साइकिल चलाने का, तो मौका ढूंढते थे कि घर में कोई कह दे कि ये सामान ले आओ वो सामान। तो हम जो पहुंचे थे देखा कि एक घर है सरकारी सा लेफ्ट हैंड साइड को, जैसे कॉटेजेस होते हैं, उसके सामने सड़क पर एक मैयत रखी है। जो देखा तो पहचानी सी सूरत थी, वो सूर्यकांत वो थे, पंत जी थे, और वहाँ दरवाजे पर लिखा हुआ था, पंत जी का नाम लिखा हुआ था, सुमित्रानंद पंत, और वहाँ गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था उनकी मैयत को। ये हमें अभी तक याद है ये वाकया। निराला जी का ये जो मानना था कि जो उन्होंने कहा या दूसरों ने कहा है उसको कुछ लोगों ने चुरा लिया है, मुमकिन है ऐसा होता भी हो, लेकिन होता यह है कि जो बड़े लोग होते हैं, अजीम लोग होते हैं, वो एक वक्त में वो कितना ही फासला हो उनके दरमियान, वो एक ही सी बात सोचते हैं। नानक ने, नामदेव ने, कबीर ने, ये सब एक दूसरे से मिले नहीं थे कभी, लेकिन बातें यकसा कही हैं। तो ये एक कुछ कुदरत का निज़ाम है, प्रकृति का नियम है कि जो बड़े लोग होते हैं वो एक ही तरह की बातें एक दौर में कहा करते हैं। वो अक्सर लगता है कि इनकी सुनी हुई बात वो कह रहे हैं, वो उनको लगता है कि उनकी कही हुई बात को वो दोहरा रहे हैं। निराला जी अपने मिजाज से मजबूर बहुत ज़िद्दी थे। आखिर में जब बहुत बीमार हुए तो डॉक्टरों ने जो उनको परहेजी खाना बताया था वो ना खाने के बजाय वो और खानों की जिद करते थे कि ये पकवा दो, वो पकवा दो, और मानते नहीं थे, खाते नहीं थे। अब किसी दिन भूखे रहेंगे? तो कहा जाता था कि इनको सिर्फ एक आदमी मना सकता है, एक ही इंसान की बात ये मानते हैं, वो है महादेवी वर्मा। वो इनको भाई कहती थी और ये उनको बहन कहते थे। महादेवी जी आती थी तो मना के इनको खाना खिला देती थी। महादेवी जी के सिलसिले में कभी और बयान करेंगे, मैं इतना कह दें कि ये दोनों बड़े मिलनसार थे, पब्लिक में आते थे। महादेवी जी अशोकनगर में रहती थी, उन्हीं के घर के पास अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के लड़के भी रहते थे,
इलाहाबाद में ये बहुत आम बात थी कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कवि अदीब सब यूं ही घुमा फिरा करते थे। तो महादेवी जी जो थी वो ज़्यादा मिलती नहीं थी किसी से, और ज़रा बातचीत में अक्सर लगता था कि ज़रा रूड भी है। महादेवी जी की सिलसिले में हमें एक बात याद आ रही है कि वो उन्होंने कहीं बयान किया था या किस्सा या खुद कहीं लिखा था कि बचपन में माँ की जब उनका इंतकाल हो गया था तो अपने छोटे भाई बहनों को लेके गर्मी के दिनों में आंगन में लेटती थी और उन पे सितारों को दिखाती थी, और खुद भी सोचती थी जब छोटी थी क्योंकि कि कौन सा सितारा मेरी माँ बन गया। बचपन की बातों को और इस तरह के जो बच्चों की जो यादें होती हैं उससे हमें भोपाल के कोई लेखक थे, उनका नाम तो इस वक्त याद नहीं आ रहा है, उनकी एक कहानी थी और बड़ा मतलब दिल को छूने वाली कहानी थी। उसमें यह था कि एक जो खुद थे लेखक, उन्होंने बयान किया कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ बहुत बचपन में, बारिश के दिन थे, जब कब्रिस्तान उनकी मैयत गई तो वहाँ पर कीचड़ भी थी और कुछ मेंढक भी फुदक रहे थे कब्र के चारों तरफ। उसमें जितने मेंढक थे उनको तो लोगों ने हका दिया, लेकिन जब मेरे बाप की मैयत उसमें रखी गई तो उस मट्टी के साथ साथ एक मेंढक का बच्चा था, वो भी दफन हो गया। उन्होंने कहा मुझे आइए अब तक ये फिक्र है कि मेरे बाप तो खैर मर गए थे, लेकिन उस मेंढक के बच्चे का क्या हुआ होगा। देखिए किससे कौन किस तरह रिलेट करता है, और एक बच्चे ने एक मेंढक के बच्चे से किस तरह रिलेट किया कि वो उसको बड़ी उम्र तक उसकी याद रही। इलाहाबाद के सिविल लाइंस का कॉफी हाउस मरकज था सियासी और अदबी सरगर्मियों का, एक से एक बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, सोशलिस्ट थिंकर्स, और वहां दो सेक्शंस थे, कुछ लोग लेफ्टिस्ट लीनिंग के थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या हार्डकोर कम्युनिस्ट लोग थे, और कुछ क्लासिकल थे। अब उसमें अक्सर वहां मार्कंडे सिंह, उपेंद्र नाथ अश्क और कभी कभी नागार्जुन भी बैठा करते थे। और स्टूडेंट्स जो थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो ज़रूरी नहीं था कि वो अदब की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हों, वो हिस्ट्री के स्टूडेंट होते होंगे, उस इंजीनियरिंग के, साइंस के स्टूडेंट, वो सब वहाँ घेरा बना के बैठते थे और इन बड़े बड़े लोगों की बातें जो सुना करते थे। अब तो वो हम एक अरसे के बाद हमने देखा तो वो कॉफ़ी हाउस तो कहीं छिप सा गया है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। एक पैलेस सिनेमा हुआ करता था वहाँ, पैलेस सिनेमा इलाहाबाद का वाहिद सिनेमा था कि जिसमें कोई टिकट का काउंटर नहीं था, एक मेज लगी हुई थी, आप वहां जाके बाकायदा टिकट ले सकते थे उसमें। इलाहाबाद शहर के सिनेमा हॉल्स की एक और भी परंपरा थी, जो जिक्र आया तो आपको याद दिला दे, वहां कभी टिकट पर सीट का नंबर नहीं लिखते थे। अब जब जैसे ही दरवाजा खुलता था जाने के लिए तो एक भब्बड़ मचता था, कौन किसकी गोद में बैठ जाए पता नहीं था। हमने अमर अकबर एंथनी पिक्चर वहीं देखी थी इलाहाबाद में, तो सब लोग एक दूसरे का, छोटे थे हम, हाथ पकड़े हुए थे कि जल्दी से कहीं किसी के गोद में ना बैठ जाए, क्योंकि नंबर नहीं होता था वहां। क्लास होता था कि इस क्लास का टिकट आपको मिल गया, अब शायद इलाहाबाद के सिनेमा हॉल में नंबर होने लगे होंगे। निराला जी की मशहूर पंक्तियां, जो निराला जी को याद करता है उसको हमेशा याद रहती हैं। वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर एक तवील नज्म है उनकी। तो ये था एक बहुत मुख्तसर सा जिक्र इलाहाबाद के 3 महान, जिसमें चार कह लें इसको, फिराक, निराला जी, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत के सिलसिले में। यहाँ पर एक बात और अर्ज करनी है, अगले किसी एपिसोड में आपसे बयान करेंगे, और जो बात कह रहे हैं वो आपको मुमकिन है चौंका दे। अगर महादेवी वर्मा न होती तो मुल्क में इमरजेंसी भी न लगती, क्योंकि अगर महादेवी ना होती तो यशपाल कपूर भी ना होते, यशपाल कपूर ना होते तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा ना होता, और अगर मुकदमा इंदिरा गांधी ना हारती तो मुल्क में इमरजेंसी न लगती, मुल्क का इतिहास और होता। ये कहानी क्या है किसी और एपिसोड में आपको ज़रूर सुनाएंगे। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।